हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल के क्लास से हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने मृदा जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके भौतिक गुण हम पढ़ रहे थे। भौतिक गुण में दो गुणों के ऊपर हमने चर्चा किया था। वो था, एक है सॉइल टेक्सचर के बारे में और दूसरा है सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये दो बातों के बाद अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, वो है सॉइल डेंसिटी अर्थात मृदा घनत्व। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सॉइल डेंसिटी। इसे कहा जाता है मृदा घनत्व। सामान्यतः जब कभी भी हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व शब्द से तात्पर्य होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, अर्थात इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान रखा हुआ है, यही घनत्व कहलाता है। आयतन इकाई है। इकाई आयतन का मतलब ये होता है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे तो भी ये इकाई आयतन होगा, 1 मीटर क्यूब की बात करेंगे तो भी ये इकाई आयतन होगा, 1 मिलीमीटर क्यूब की बात करेंगे ये भी इकाई आयतन होगा। यदि हम आयतन को मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में लेते हैं तो इसी प्रकार से द्रव्यमान को भी हमको मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो सभी को एक ही मैट्रिकुलेशन यूनिट में, एक ही मैट्रिक यूनिट में जब हम रखते हैं तब हमें घनत्व में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, अन्यथा इकाई बदलने पर घनत्व में अंतर आ सकता है। तो ये जो पॉइंट है सॉइल डेंसिटी के बारे में। तो मृदा घनत्व, सामान्यतः जब हम घनत्व की बात करते हैं तो ये घनत्व जो होता है वो किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बराबर आयतन। द्रव्यमान अर्थात मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम है और इस घनत्व को हम बात कर रहे हैं तो यहां दो प्रकार के घनत्व आएंगे। मृदा में सामान्यतः क्या रहता है? एयर एंड वाटर का भी हिस्सा रहता है। तो वाटर तो चलो हम ये मान लेते हैं कि यदि सूखी मृदा है, यदि मिट्टी जो है बिल्कुल सूखे रूप में है तो उसमें पानी की कोई मात्रा नहीं होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर के अलावा बाकी उसमें जितने भी हिस्से बचते हैं वो पूरे के पूरे हिस्से किसके रहेंगे? एयर का होगा। अर्थात किसी भी मिट्टी में, कोई भी मिट्टी है, उस मिट्टी में उसके कण के बीच में उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके मध्य में क्या रहते हैं? स्पेसेस रहते हैं, जिसे हम पोर कहते हैं या रंध्र कहा जाता है। तो जो भी मृदा हमारे पास मौजूद है, जैसे हमने इधर किसकी बात की? मृदा की बात की। तो ये मृदा में क्या है? दो चीजें होती है। एक मृदा का ठोस हिस्सा होता है और दूसरा मृदा का रंध्र हिस्सा होता है। ठोस अर्थात सॉलिड पार्ट की हम बात करते हैं और रंध्र का मतलब क्या हो गया? पोर या पोरस, जो पोर्स जो स्टेट होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जब केवल और केवल ठोस के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी को निकालते हैं तो ऐसी डेंसिटी को पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। इस प्रकार की चीजें, या इसे हम ऐसे ले लेते हैं, माना कि बहुत सारी चीजें हैं, WS मैंने रिप्रेजेंट किया एक चीज को, एक VS रिप्रेजेंट किया एक चीज को, एक चीज को मैंने VP रिप्रेजेंट किया। WS क्या हो गया हम लोगों के पास? वेट ऑफ द सॉइल को बता रहा है, वेट ऑफ सॉइल। अर्थात सूखी मृदा की अवस्था में मिट्टी का जो वजन है उसको WS से रिप्रेजेंट किए। VS किसको बताता है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल को बताता है, सॉइल अर्थात सॉलिड वाले पार्ट को केवल। और VP किसको बताता है? वॉल्यूम ऑफ पोर्स को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात खाली स्थान का जो आयतन होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इनके आधार पर, इसके आधार पर हम डेंसिटी को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो डेंसिटी होता है इसे हम पार्टिकल डेंसिटी या PD के नाम से जानते हैं। और पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉइल। केवल इतना होता है, WS अपॉन VS। पार्टिकल डेंसिटी को कहा जाता है कण घनत्व। ये जो कण घनत्व रहता है ये केवल उसके एक छोटे से कण का
भी ये डेंसिटी को बताने का कार्य करता है। ये केवल पार्टिकल के डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उस पार्टिकल का वजन कितना है डिवाइडेड बाई वो पार्टिकल वॉल्यूम कितना कवर कर रहा है, सिर्फ उसकी बात कर रहा है। मगर दूसरा जो घनत्व होता है वो घनत्व को हम किस नाम से जानते हैं, उसे कहा जाता है बल्क डेंसिटी, इसको बीडी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बल्क डेंसिटी होगा, बल्क डेंसिटी कितने के बराबर रहता है, वेट ऑफ द सॉइल के इक्वल तो है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर। अर्थात यदि केवल मृदा के वजन को केवल और केवल मृदा के आयतन के साथ यदि हम तुलना करते हैं तो यह कण घनत्व कहलाता है। मगर जब मृदा के द्रव्यमान को हम कुल आयतन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, कुल आयतन मतलब कि सॉलिड के साथ साथ उसके बीच में जो गैप है, पोर जो है, रंध्र जो है, जो खाली स्थान भी जो है, उन खाली स्थान के भी वॉल्यूम को लेकर जब हम कंपेयर करते हैं तो अब ये बल्क डेंसिटी कहलाता है। बल्क डेंसिटी को हिंदी में कहा जाता है स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व। तो कण घनत्व जो रहता है वो केवल एक पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट होता है, एक पार्टिकल के लिए बात करता है। मगर स्थूल घनत्व जो रहता है वो पूरे के पूरे बॉडी के लिए बात करता है, चाहे उसके अंदर में खाली स्थान क्यों ना हो, उसमें सॉलिड स्पेसेस क्यों ना हो, सबको एक साथ काउंट करके ये बात करता है इस तरीके से। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो दोनों बातें हैं, पीडी जो पोर्ड पार्टिकल डेंसिटी है ये किसके बराबर है, WS अपॉन VS, जबकि बल्क डेंसिटी कितने के बराबर है, WS अपॉन VS प्लस VP। इन दोनों समीकरण से WS का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से यदि WS का मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, WS बराबर PD इंटू VS, और इस स्थान पर यदि मैं WS का वैल्यू निकालूंगा तो WS बराबर क्या मिल जाएगा, ये दोनों आखिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मिल जाएंगे हमें BD इंटू VS प्लस क्या हो जाएगा VP। इस तरीके से छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बस हम वही मैथमेटिकल फॉर्मूला को देख रहे हैं कैसा होता है करके। क्योंकि वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल डेंसिटी यदि लोगे तो केवल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सॉइल को मल्टीप्लाई करना है। अब बल्क डेंसिटी लेंगे तो दोनों वॉल्यूम के एडिशन को अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या कर लो, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, WS को बराबर कर दो, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि WS दोनों तरफ बराबर है वेट ऑफ द सॉइल, तो जब लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां अपने को एक छोटी सी बात मिल जाएगी, PD इंटू VS इज इक्वल टू BD इंटू VS प्लस VP, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, VS प्लस VP को इधर ले आइए और PD के दूसरे तरफ लेकर चले जाइए, तो यहां पर मिल जाएगा अपने को VS अपॉन VS प्लस VP बराबर BD अपॉन PD मिल गया। अब इसको जब हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर, अर्थात ठोस का आयतन बटे ठोस के आयतन धन जो रंध्र है उसके आयतन, इन दोनों को जब हम क्या करते हैं आपस में डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों को किस चीज को बताता है, ये सॉलिड के परसेंटेज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसके दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को किस नाम से जाना जाता है, ये वैल्यू हमारे किस नाम से ज्ञात होता है, इसे कहा जाता है ठोस घनत्व। तो ये जो वैल्यू मिला अपने को, ये वैल्यू क्या मिल रहा है, ठोस प्रतिशत घनत्व बराबर BD अपॉन PD इंटू क्या मिला 100। ये ठोस प्रतिशत घनत्व है, ये इस प्रकार का। अब ये जो ठोस प्रतिशत घनत्व मिल रहा है, हमें यदि रंध्र
प्रतिशत घनत्व चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 में से ठोस प्रतिशत घनत्व को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। जो ठोस प्रतिशत घनत्व मिला, तो इस ठोस प्रतिशत घनत्व को क्या करना है, जब रंध्र प्रतिशत का घनत्व निकालना होगा तो 100 में से ठोस वाले को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यह वैल्यू ऐसा मिल गया अपने को 100 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, ये रंध्रावकाश या रंध्र घनत्व को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ये तो सॉइल डेंसिटी के ऊपर थोड़े से ये बात हुई, मगर अब ये जो मैथमेटिकल चीज है इसको सिर्फ इसलिए बताया कि हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछ दिया जाए कि छोटे छोटे 2-3 सब आपको दे दिया जाएगा, WS दे दिया, VS का मान दे दिया, VP का मान दे दिया, और हो सकता है आपको पार्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, या हो सकता है आपको स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो वहां हमारे पास में ये चीजें क्लियर रहे कि भाई हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हो, हमारे पास फॉर्मूला क्या उपयोग हो रहा है करके। अब इनके पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी का कुछ रेंज होता है, और उन रेंज को हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो जो पार्टिकल डेंसिटी होता है, पार्टिकल डेंसिटी का जो वैल्यू है, पार्टिकल डेंसिटी के वैल्यू को आप नोट करेंगे, ये 2.60 से 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका वैल्यू होता है। ठीक है, 2.60 से 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑन एन एवरेज इसको 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिया जाता है ऑन एन एवरेज। ये पार्टिकल डेंसिटी है। मगर बल्क डेंसिटी जो होता है, ये बल्क डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली पार्टिकल डेंसिटी का हाफ होता है, और यह वैल्यू जो है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसको लिया जाता है, इसके वैल्यू को। देखिए बात को ध्यान से समझेंगे। पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू जो है वो कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और बल्क डेंसिटी उसे जस्ट हाफ होता है, जस्ट 50% होता है, एंड इज अबाउट 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से ये वैल्यूज को अपने को याद रखने हैं और इन फार्मूले को हमको समझते हुए चलना है। तो ये था मृदा के घनत्व के ऊपर चर्चा। मृदा के घनत्व के बाद हम अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं मृदा का रंग, सॉइल टेक्सचर। अच्छा, जब बल्क डेंसिटी की बात आएगी, बल्क डेंसिटी ये सब किसका कितना होता है करके, तो हम इसे किस रूप में देखेंगे। तो जितने भी प्रकार का हमने सॉइल का लास्ट क्लास में एक क्लासिफिकेशन लिया था, और उन क्लासिफिकेशंस में छह प्रकार का था। बालू, बहुत मोटी बालू हो गई, बहुत मोटी बालू, फिर मोटी बालू, फिर सामान्य बालू, फिर महीन बालू, फिर बहुत महीन बालू, उसके बाद था सिल्ट, और फिर है क्ले। इन सब के बल्क डेंसिटी का जो वैल्यू है वो है अप्रोक्सीमेटली, यदि हम बात करते हैं तो ये 1.1, इसका भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.1 होता है, इसका 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ये 1.5 और ये 1.6। ये वैल्यू को याद रखना है। ये जो मैंने बोला आपको 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो ऑन एन एवरेज है। तो जो डेंसिटी होते हैं सॉइल के, अलग अलग प्रकार के यदि आप सॉइल की बात करते हैं तो उनकी जो डेंसिटीज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, बल्क डेंसिटी बहुत मोटी बालू का होता है, 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये एक टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक है, मतलब ये तीसरा है सॉइल डेंसिटी के बारे में। चौथा जो पॉइंट है वो है सॉइल के कलर के बारे में, अर्थात मृदा का रंग। मृदा का रंग किस प्रकार से मिट्टी के प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें,
मृदा का रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हमें रंग को भी देखना है और उसके प्रभाव को भी हमें देखना है। तो बहुत शॉर्ट में हम इस चीज को देखेंगे, जितना हमें याद रखने वाली चीजें हैं। चौथा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है सॉइल कलर। सॉइल कलर अर्थात मृदा का रंग। मृदा के जो रंग होते हैं, मृदा का रंग किस कारण से होता है भाई, इसका रीजन है, जैसे मृदा का अलग अलग रंग होता है तो क्यों होता है, तो उसका कारण है कि इसमें या तो मिनरल के पार्टिकल्स का होना और दूसरा है ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उनका होना। तो मिनरल और ऑर्गेनिक जो पार्टिकल है या दोनों का होना, और हम इसको इस नाम से दे दिया बोथ, या तो दोनों मौजूद होंगे, तो या तो मिनरल होगा उसमें, या तो ऑर्गेनिक होगा उसमें, या तो दोनों चीजें होंगे उसमें। तो ये जो चीज है इसे क्या कहा जाता है, ये इसका इफेक्ट ही सॉइल में अलग अलग कलर लाता है। तो मृदा के रंग को देखकर हम बता सकते हैं उसमें कौन सा मिनरल है या कौन सा ऑर्गेनिक है या दोनों है कि नहीं है, और वो मृदा पर क्या प्रभाव डालते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो चीज है, जब इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होगा तो इसका जो कलर है वो कत्थे कलर का होगा, लगभग कत्था रंग का होगा। दूसरा, जब मृदा में आयरन के कंपाउंड होंगे तो उस स्थिति में मृदा का रंग लाल, पीला या भूरा होता है। जब इसमें आयरन के ऑक्साइड होंगे, आयरन के ऑक्साइड, या हम ऐसा कह दें इसको आयरन के यौगिक होंगे, कंपाउंड्स होंगे, तो उसके कारण इसका रंग जो रहता है वो क्या होता है, लाल, भूरा या पीला कलर होता है। तीसरा, सिलिका की उपस्थिति के कारण, सिलिका हो गया या चूना हो गया, लाइम हो गया, सिलिका या लाइम, इसकी उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है ये सफेद और धूसर कलर का होता है, सफेद एवं धूसर रंग का होता है। लाल रंग का मिट्टी बताता है कि मृदा अपेक्षाकृत पुराना और तीव्र ऋतु क्षरित है, अर्थात लेटराइट मिट्टी है। तो लाल रंग का जो मिट्टी है यह किस चीज को बताता है, यह मृदा के किस इफेक्ट को बताता है या प्रभाव, या उसके बारे में उसके गुण को क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लाल रंग का मिट्टी होना, इसका तात्पर्य यह होता है कि मृदा अत्यधिक पुराना है, अधिक पुराना, एवं लेटराइट को बताता है ऋतु क्षरित, ऋतु क्षरित शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि मौसम के अनुसार उसमें क्या होता है, क्षरण होता है, धीरे 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 उसके पार्टिकल्स जो है वो टूटते रहते हैं, ये इस बात को बता रहा है। तो आयरन वाले जो मृदा होते हैं सामान्यतः उसमें ये चीज देखा जाता है। पीला रंग जो होता है ये सामान्यतः आयरन के ऑक्साइड के कारण रहता है, और पीला रंग का तात्पर्य लाल मिट्टी की अपेक्षा अधिक नम मृदा होना। तो लाल रंग जो है ये अधिक पुराना के बारे में बात करता है, मगर पीला जो रहता है ये पीला Fe2O3 के कारण होता है, और ये इस बात को बताता है लाल की अपेक्षा अधिक नम होना। अर्थात लाल रंग की मृदा है तो लाल रंग की मृदा की तुलना में पीली जो मृदा होती है वो अधिक नम होती है, अर्थात इसका हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट ज्यादा होता है। ये जो वर्ड मैंने बोला हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट, इसको मैं भी थोड़ी देर के बाद में इसी लेक्चर के लास्ट में वो कंप्लीट होगा जब हम मृदा जल के बारे में बात करेंगे। तो ये Fe2O3 लाल की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं, नम होते हैं, इसके बारे में बताया गया। अब ये जो मृदा का जो भी रंग होता है जिस भी चीज की उपस्थिति के कारण, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल है तो कत्था या हल्का सा समझ लो ये काला टाइप का मृदा होता है, तो इसका प्रभाव होता है कि ये अधिक उपजाऊ मृदा होती है, इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये ऑर्गेनिक का हमने देखा। सफेद और धूसर वाले जो चीजें हैं इसमें पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है, पत्थर की मात्रा ज्यादा, सामान्यतः अनउपजाऊ होते हैं, अर्थात
उपजाऊपन इसमें काफी कम होता है। उस स्टेट में, उस जगह पर जहां पर कैल्शियम या सिलिका बहुत ज्यादा मिलता है, वैसे जगह से मृदा में उपजाऊपन की मात्रा कम होती है। ये इसके रंग के बारे में हमने देखा। रंग के बाद एक महत्वपूर्ण चीज होता है कि इनके जो अलग अलग जो कलर होते हैं, ये अलग अलग कलर, इसके पांचवा जो प्रॉपर्टी है सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सॉइल टेम्परेचर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? सूर्य की किरण जब मिट्टी पर पड़ती है तो वो मृदा क्या करता है, सूर्य की किरण को अवशोषित करता है। अवशोषण के पश्चात मृदा का तापमान जो है वो बढ़ता है। तो मृदा का तापमान बढ़ता है और यदि उस मृदा में जो भी फसल लगे हुए हैं, जो भी प्लांट उसमें लगा हुआ है, तो उस प्लांट में मूल रूप से दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। एक तो रूट का डेवलपमेंट होता है और दूसरा है क्रॉप का डेवलपमेंट होता है। रूट डेवलपमेंट का मतलब होता है जड़ का विकास होना, क्योंकि जड़ का सही विकास नहीं होगा तो पौधे में किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ की पहुंच नहीं हो पाएगी। और दूसरा चीज है क्रॉप का डेवलपमेंट, अर्थात जड़ का विकास जमीन के अंदर तक हो गया है, अब बाकी जो फसल है वो ऊपर की ओर क्या हो रहे हैं, खुले आसमान में बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से वो फल फूल रहे हैं। तो दो चीजों के लिए हमें एक सटीक तापमान की आवश्यकता होती है और ये सटीक तापमान का जो रेंज है वो अलग अलग प्रकार के मिट्टी के लिए, अलग अलग प्रकार के फसल के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सॉइल के टेम्परेचर को हमें, सॉइल का टेम्परेचर क्या है कि ये सनलाइट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब मतलब कि अवशोषित करते हैं, उसके कारण उसका तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ता है तो उसमें दो प्रकार का चीज है, पहला है रूट डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए और दूसरा है क्रॉप डेवलप के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। रूट डेवलप के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, रूट डेवलप के लिए टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 14 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और क्रॉप डेवलपमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 15 to 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का ये टेम्परेचर चाहिए रहता है। ये जो वेरिएशन जो दिख रहा है ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इसको एक सिंपल रेंज में क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो यहां पर 5 प्रकार के हमने भौतिक गुण के बारे में चर्चा किया, सॉइल कलर के बारे में हमने बात किया, सॉइल टेम्परेचर के बारे में बात किया। अब छठवां जो इसका गुण है और जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है वो है सॉइल वाटर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल वाटर। सॉइल वाटर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा है, सॉइल वाटर, मृदा में जो जल होता है उस जल के बारे में हम बात करते हैं। तो मृदा में जो जल मौजूद है, तो पहले तो हम ये बात करते हैं कुछ इस तरीके से कि मृदा का स्ट्रक्चर जो है हम ऐसे बना लेते हैं, ये इस प्रकार से मान लेते हैं मृदा का सतह है ये ऐसा। अब इस मृदा के सतह में जब आप कभी भी मिट्टी को देखेंगे तो इसमें क्या देखने को आपको मिलेगा कि ये मिट्टी बीच बीच से क्या है, इस प्रकार से कटे फीटे हुए अवस्था में रहते हैं। यहां से ये इस प्रकार से अंदर की ओर ऐसे ऐसे कटा हुआ ऐसा स्थिति आपने को सामान्यतः क्या होता है ये देखने को मिलता है। ये इस तरीके से ये ऐसे मिट्टी जो है, ये मिट्टी इस प्रकार से क्या है, कटे हुए हैं। तो ये जो बड़े बड़े जो होल्स होते हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई देते हैं, इन होल्स को क्या कहा जाता है, मैक्रो पोर्स कहा जाता है। अर्थात ये बड़े छिद्र हैं, बड़े रंध्र हैं, इनका आकार बड़ा होता है। जबकि वहीं इसके अंदर में ही, मृदा के अंदर में क्या रहता है, और भी बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पतले पतले से ऐसे क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, जो हमें सामान्यतः ऊपर से हम देखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते। ये ऐसे बिल्कुल एकदम पतले पतले से एकदम बिल्कुल बारीक बारीक क्या रहेंगे, ऐसे इस प्रकार से
पोर्स रहेगा। ये लाल रंग की जो रेखा आप देख रहे हैं ये किस बात को बता रहा है, ये बहुत बारीक बारीक लाइंस को बताता है, अर्थात कि इसमें मिट्टी का गैप है यहां पर, तो जहां पर गैप आया वो क्या कहलाएगा, पोर कहलाएगा या रंध्र कहलाएगा। तो ये जो है इनको हम कहते हैं माइक्रोपोर्स, माइक्रोपोर्स कहा जाता है। भाई मृदा जल को समझने के लिए पहले हमें इन दो बातों को समझने की आवश्यकता है कि मैक्रोपोर्स क्या होता है और माइक्रोपोर्स क्या होते हैं। तो इसमें दो बातों को हमें समझना है, एक है फील्ड कैपेसिटी और दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। इनमें दो चीजों को समझना होता है, पहला है हमें फील्ड कैपेसिटी और दूसरा जो बात है वो है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट ये दोनों क्या होते हैं, हम इसको ध्यान देते हैं, ध्यान से समझते हैं कि मैक्रोपोर्स में अर्थात इस रीजन में जो भी जल रहता है, भरा हुआ जल है, वो हवा के बहाव के कारण या वाष्पीकरण के कारण ये जल क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस जल को हटने के बाद भी इनके माइक्रोपोर्स में अर्थात ये जो रीजन है, इन रीजन में जल की मात्रा क्या रहती है, बची हुई रहती है। क्यों? क्योंकि यहां प्रत्यक्ष रूप से किसी एयर का फ्लो नहीं होता या प्रत्यक्ष रूप से ये सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, तो उनमें क्या मौजूद रहते हैं, जल की मात्रा उपस्थित रहती है। तो मैक्रोपोर को छोड़कर केवल और केवल माइक्रोपोर्स में उपस्थित जल की मात्रा को हम फील्ड कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी सामान्यतः क्या होता है कि मैक्रोपोर्स का जब जल हवा के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो माइक्रोपोर्स जिसको हम कैपिलरी भी कहते हैं, सामान्यतः ये जो माइक्रोपोर होते हैं इन्हें कैपिलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह कैपिलरी का जो जल रहता है वो मृदा में मौजूद होता है। तो इस कैपिलरी के जल को ही हम क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट क्या होता है कि माइक्रोपोर्स से भी जब संपूर्ण जल बाहर निकल जाएगा, अभी तो क्या था, मिट्टी में जल भरा हुआ है, मैक्रोपोर्स का जल खत्म हो गया, केवल माइक्रोपोर्स में बचा हुआ जल, तो उस स्थिति में इस मिट्टी में जो जल की मात्रा उपस्थित है उसे फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। अब हो सकता है कंटिन्यू धूप पड़ने के कारण माइक्रोपोर्स के भी जल क्या हो गए, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो माइक्रोपोर्स से भी जल की मात्रा तो निकल गई है, मगर जो मिट्टी के कण है उस मिट्टी के कण के चारों ओर जल की मात्रा क्या है, चिपकी हुई है, अर्थात वो मिट्टी को नम बना के रखा है। हमें स्पष्ट जल तो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर मिट्टी जो है गीले रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। तो यही जो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट रहता है, इनमें दोनों जो चीजें हैं हम लोगों का कि फील्ड कैपेसिटी के समय में जो प्रेशर होता है 0.1 से 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इस पर, और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के लिए क्या रहता है, 0.3 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या रहता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट्स रहते हैं। इससे ज्यादा यदि प्रेशर होगा तो वो जो जल है वो बहने की अवस्था पे रहेगा। तो हमने यहां पर ये दो बात को देखा, एक फील्ड कैपेसिटी को हमने समझा और दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट को समझा। इनके आधार पर मृदा के जल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है आर्द्रता का ही जल, दूसरा है केशिका जल और तीसरा है गुरुत्व जल। पहला जो है वो है आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल। दूसरा जो बात है केशिका जल, और तीसरा जो बात है वो आता है हम लोगों का गुरुत्व जल। आर्द्रता का ही जल क्या रहता है, सामान्यतः
यह जल हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से लगा रहता है। पहला जो चीज है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से लगा रहता है। दूसरा, इसमें जो मृदा जल का जो तनाव रहता है, सॉइल वाटर जो टेंशन होता है, सॉइल वाटर टेंशन जो रहता है वो 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। यह सामान्यतः मृदा कोलाइड के द्वारा धारण किया जाता है। तीसरा जो चीज है इसमें याद रखने वाली चीजें, मृदा कोलाइड के द्वारा धारित जल होते हैं। मृदा कोलाइड के द्वारा धारित जल का तात्पर्य यह है कि मृदा कोलाइड उसको क्या करता है, मृदा कोलाइड में जो भी डाइपोल्स रहते हैं वो डाइपोल उसको क्या करते हैं, जल के जो अणु परमाणु होते हैं उसको अपने साथ अटैच करके रखते हैं। यह सामान्यतः वाष्प के रूप में गतिशील होता है। चौथा बात है कि वाष्प के रूप में गतिशील। और पांचवा जो है, पौधे के लिए सामान्यतः ये क्या रहता है, प्रत्यक्ष उपयोगी नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि ये द्रव के रूप में नहीं है, इसलिए पौधे के रूप में इसे हमने क्या बोल दिया, अनुपयोगी कहा। अर्थात इस जल का पौधे के लिए कोई भी उपयोग नहीं रहता और यह मृदा के गठन और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा से संबंधित होता है। छठवां बात है कि यह ऑर्गेनिक मैटर प्लस सॉइल कंस्ट्रक्शन से संबंधित होता है। यह आर्द्रता का ही जल के बारे में है, अर्थात यह जल आर्द्र अवस्था में होती है। इस जल में जो सॉइल और वाटर का जो टेंशन रहता है, अर्थात पानी कितने तनाव के साथ में मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो वो लगभग 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मृदा कोलाइड के द्वारा धारण किया जाता है। अब ये मृदा कोलाइड जो शब्द है इसको हम इसके रासायनिक गुण में चर्चा करेंगे कि मृदा कोलाइड क्या होता है करके। सामान्यतः यह आर्द्रता का ही जल आर्द्र अवस्था अर्थात वाष्प के रूप में सामान्यतः रहता है, तो वाष्प के रूप में गतिशील रहता है, इसलिए पौधे के लिए सामान्यतः क्या होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। तो ये पहला था आर्द्रता का ही जल। दूसरा है हमारे पास केशिका जल। तो केशिका जल में सर्वप्रथम जो बात करते हैं, यह मृदा के केशिकाओं में रहता है। ये पहला जो चीज है ये कि सॉइल कैपिलरीज में ये क्या रहते हैं, मौजूद रहता है। अर्थात ये जो छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक जो पोर्स दिख रहे हैं, इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स में क्या रहते हैं, ये जल भरे हुए रहते हैं। इसी जल को जड़ के द्वारा कोई भी पौधा ग्रहण करता है, इसलिए यह जल पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सॉइल कैपिलरीज में उपस्थित रहता है। दूसरा, जैसे हमने देखा कि ये हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट से लगा हुआ जल है, तो केशिका जल जो रहता है वो फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के मध्य का हिस्सा रहता है। अर्थात यह जल की मात्रा फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में रहता है। अर्थात उतना जल हो कि मिट्टी नम भी रहे, और फील्ड कैपेसिटी का मतलब यह है कि इसके माइक्रोपोर्स में जल की उपस्थिति रहे। तो जब मिट्टी नम रहेगा और गीला रहेगा, वही स्थिति फील्ड कैपेसिटी और हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के मध्य वाली स्थिति कहलाती है। तो उस स्थिति के जल को जड़ के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो केशिका जल ही क्या रहता है, पौधे के विकास हेतु आवश्यक होता है। चौथा जो बिंदु है, फोर्थ जो पॉइंट, कि इसमें जो प्रेशर रहता है, इसमें प्रेशर 0.33 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में क्या रहता है, सॉइल वाटर टेंशन रहता है। देखिए 0.33 से 31 एटमॉस्फेरिक तक केशिका जल में है, 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक तक आपका आर्द्रता का ही जल में है। तो इसी प्रकार गुरुत्वीय जल में जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.33 से और कम हो जाएगा यह वैल्यू।
तो ये केशिका जल के बारे में हम देख रहे हैं। केशिका जल जो रहता है, यह जल सॉइल सॉल्यूशन की जैसे कार्य करता है, अर्थात मृदा घोल जैसे कार्य करता है, अर्थात मिट्टी में यह घुल चुका रहता है और इसी कारण से पौधे का जड़ इसको क्या करता है, पूर्ण रूप से अवशोषित करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गुरुत्व जल के बारे में। तो गुरुत्व जल में जो चीज जो आता है वो इस प्रकार से है गुरुत्व जल का, कि पहला जो पॉइंट है इसमें जो प्रेशर रहता है वो 0.33 एटमॉस्फेरिक से क्या होता है, कम रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि यह मुक्त जल होता है जिसे आसानी से निष्कासित किया जा सकता है, इसलिए इसे निकास जल भी कहते हैं। यह मुक्त जल होता है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, इसका निकास किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण जल है, यह मैक्रोपोर में उपस्थित रहता है। तीसरा, वृहत रंध्र मैक्रोपोर्स में उपस्थित होता है। यह जो मैक्रोपोर है, मैक्रोपोर में जो उपस्थित जल रहते हैं उसी जल को हम गुरुत्वीय जल कहते हैं। और यह जो गुरुत्वीय जल होता है, यह गुरुत्वीय जल फसल के लिए उपयोगी नहीं होता। चौथा बिंदु यदि आप लिखेंगे तो अनुपयोगी जल इसे लिख लेंगे। ये पौधे के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होता। तो इस प्रकार से तो हमने क्या किया, 6 प्रॉपर्टी को देखा मृदा जल के बारे में। अब मृदा जल के बाद एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है, वह है मृदा वायु के बारे में। मृदा वायु क्या है कि मिट्टी के इन्हीं सब जो खाली खाली जो स्पेस है, मैक्रोपोर और माइक्रोपोर्स, इनमें बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन क्या होता है, 7वां बिंदु आप लिखेंगे मृदा वायु। तो क्या होता है, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन होते हैं वो ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, इस प्रकार से मिट्टी में डिफ्यूज होता है। तो यदि इसके डिफ्यूजन का जो दर है, अर्थात किस प्रकार से वो मिट्टी में जाकर मिलेगा वो ऑक्सीजन, क्योंकि जब तक सही मात्रा में ऑक्सीजन की पहुंच नहीं रहेगी मिट्टी में तो पौधे के जड़ का विकास सही तरीके से नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन का मिट्टी में जाने का जो दर होता है उसको हम ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट ODR के नाम से जानते हैं। तो मृदा वायु के लिए हमें एक नया टर्मिनोलॉजी का हम उपयोग करते हैं, ODR, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, अर्थात वायुमंडल का ऑक्सीजन ये जो मिट्टी का जो सतह है, इस सतह में कितनी गति से क्या होता है, अंदर की ओर जाता है, यही ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट जो रहता है ये मूल रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार से है कि जब इसका वैल्यू लेस देन 40 इंटू 10 टू द पावर -8, 40 गुणा 10 की घात ऋण 8 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड से कम होगी तो पौधे की वृद्धि रुकती है। इस स्थिति में क्या होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। और जब इसका वैल्यू लेस देन 20 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो तो उस स्थिति में जड़ की वृद्धि रुक जाती है। तो ये 2 बातों को हमें ध्यान देना है। एक है 40 गुणा 10 की घात ऋण 8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो पौधे की वृद्धि रुकेगी। और यदि इसका वैल्यू लेस देन 20 इंटू 10 टू द पावर -8 के रेंज पर आया तो जड़ की वृद्धि रुक जाती है। यह ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है, अर्थात मृदा में वायु की जो मात्रा है वो एक लेवल तक होनी ही चाहिए। जब मृदा और वायु दोनों जब जल और वायु की हम बात करते हैं तो 2/3 जल और कम से कम 1/3 वायु होनी चाहिए। ऐसे मृदा जहां पर वायु की मात्रा जल की तुलना में 1/3 से भी कम है, ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पर सामान्यतः क्या होता है, मृदा उपजाऊ अवस्था पर नहीं रहती है।
तो ये जितने भी हमने बातें की ये पूरा का पूरा सॉइल के भौतिक प्रकृति के बारे में था। अगले क्लास में हम मृदा के रासायनिक गुण या रासायनिक प्रकृति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।